चलिए बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है और कैसे किया जाता है, आइए डिस्कस करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि अब हम पार्टनरशिप फर्म को चलाएंगे नहीं, यहां पर हमने फर्म को बंद कर दिया। अब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर क्यों हमने बंद किया कि समटाइम्स क्या होता है कि सारे पार्टनर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अब हम फर्म को चलाना नहीं चाह रहे हैं। तो यहां पर पार्टनर की कई बार म्यूचुअल कंसेंट होती है कि हम फर्म के साथ अब हम सारे पार्टनर कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे। समटाइम्स इट इज मतलब क्या कहते हैं, लॉफुल, लॉ के ऑब्लिगेशंस है कि समटाइम जो आप बिजनेस कर रहे हैं, लॉ ने बोला है कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हो, इसको आप बंद कर दो। कई बार कोई पार्टनर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, तो उसकी वजह से भी पार्टनरशिप फर्म जो है बंद हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, 3-4 रीजन है जिसकी वजह से हमें पार्टनरशिप फर्म को बंद करना पड़ता है। अब आइए समझते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या फर्क है। देखो, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि दो इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं, एक होते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होती है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनर अब फर्म को बंद करना चाह रहे हैं, ठीक, मतलब सॉरी, पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पार्टनर अब अपने मतलब जो साथ में मिलकर काम कर रहे थे, अब वो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है कि फर्म ही बंद हो रही है भैया, पार्टनरशिप ब्रेक नहीं हो रही है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हो गया कि पार्टनर ब्रेक करना चाह रहे हैं, फर्म को कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर अब ये कह रहे हैं कि हम फर्म को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यू करना ही नहीं चाह रहे हैं, तो अब हमें फर्म को बंद कर देना। दोनों बातों में फर्क है। एक होता है फर्म बंद हो रही है, एक हो रही है पार्टनर कह रहे हैं नहीं नहीं अब हमें शायद लग रहा है कि मिलकर काम नहीं करना, और दोनों में एक फर्क होता है। तो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर दो चीजें आपको बताऊंगा। जब फर्म बंद हो रही होती है तो सबसे पहले ना उसकी असेट्स की वैल्यूएशन की जाती है। मतलब हम ये निकालते हैं कि मार्केट में हमारी कितनी लाइबिलिटी है, कितनी देनदारियां हैं जो हमें मार्केट में पे करनी है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम जो है सबसे पहले फर्म की असेट्स को कैलकुलेट करते हैं, भैया हमारी टोटल असेट्स कितनी है, ठीक है, ये कैलकुलेट किया जाता है। जिस उनकी पहले बुक वैल्यू आइडेंटिफाई की जाती है, फिर ये चेक करा जाता है कि मार्केट में कितने की बिकेंगी, इसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू। तो पहले एसेट्स को चेक कर कर उनकी मार्केट वैल्यू निकाली जाती है, सेल किया जाता है, और उसके बाद जितनी लाइबिलिटीज है, जितनी मार्केट की देनदारियां है, वो पे आइडेंटिफाई की जाती है। फिर हम फर्म को जो आप पेमेंट करने के बाद जो कुछ बचता है वो पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो। तो आइए सबसे पहले ना हम ये बात करते हैं कि जब डिसोल्यूशन किया जाता है तो कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर की जाती है। तो मैं अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करूं तो 3 तरीके की बुक्स प्रिपेयर की जाती है। पहली होती है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, बच्चे कंफ्यूज मत होना, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं होता। अभी तक आपने एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ तीनों के अंदर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनते हुए देखा, लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट तब बनता है जब फर्म बंद हो रही होती है। फर्म को हम क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। सेकंड जो आता है वो आता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और थर्ड जो बनता है वो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट भी आता है। अच्छा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में अगर मान लो कि कैपिटल फिक्स्ड होती है तो करंट अकाउंट भी हमारा बनना स्वाभाविक सी बात है। अब कैश और बैंक अकाउंट है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं। समटाइम्स हम इसमें लोन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, बट इट डिपेंड्स कि हमारे को क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो नॉर्मली जब हम बात करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, जब पार्टनरशिप फर्म बंद करते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, फिर उसके बाद बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बनता है बैंक और कैश अकाउंट। तो अगर आप रियलाइजेशन, तो वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अब मैं डिस्कस करता हूं रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है और ये कैसे बनता है। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना बड़ा आसान है, या आपने एडमिशन में भी सीखा है या आपने रिटायरमेंट में भी सीखा है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। तो आइए चलो उसको डिस्कस करते हैं। चलिए बात करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की। ये अकाउंट बनता है उस समय जिस समय फर्म अपने बुक्स को क्लोज करने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि अब हम फर्म को नहीं चलाएंगे, फर्म को बंद कर देंगे।
तो फॉर्म को बंद करते हैं तो उसके सबसे पहले हम उसके बाद क्या करते हैं, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको नजर आ रहा होगा, पर्टिकुलर रुपीस। यहाँ एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, जरा ध्यान से समझना। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म। अब फॉर्म जब डिसॉल्व होती है तो हमें पता होता है कि फॉर्म की जो करंट बैलेंस शीट होती है, मतलब प्रीवियस जो बैलेंस शीट होती है, उसके अंदर जितनी भी एसेट्स मेंशन होती है, सपोज कीजिए मैं एक छोटा सा एक फॉर्मेट बना के दिखा रहा हूं आपको। यहां है लाइबिलिटीज, यहां रुपीस, यहां असेट्स और यहां रुपीस। अब यहां मान लो लिखा है बैंक अकाउंट, यहां फॉर्म की एसेट्स लिखी है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सेट्रा, मतलब जो भी और भी है ये सारी चीजें मैंने लिख दी हैं। इसके अलावा गुडविल भी मेंशन है। तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चे रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का, कि जो मेरी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी असेट्स दी हुई हैं एक्सेप्ट बैंक, बैंक को हम यहां नहीं लिखेंगे क्योंकि बैंक का जो अकाउंट है, बैंक का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर होता है बैंक अकाउंट में। जितनी भी एसेट्स है, चाहे वो लैंड एंड बिल्डिंग हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक हो, यहां तक कि गुडविल, गुडविल का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं करना आपने, उसको ऐसे नॉर्मल एसेट्स की तरह लिखना है। सारी की सारी एसेट्स का ना जो बुक वैल्यू है उसको पहले रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखा रहता है। और जो अमाउंट लिखा है, सपोज करो लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख है, प्लांट एंड मशीनरी 40,000 है, सबसे पहले इनके ना बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू है एज इट इज डेबिट साइड पर लिख दी जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, जितनी हमारी लाइबिलिटीज है जो कि बैलेंस शीट में मेंशन है, लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, सपोज करो यहां पर मैंने लिखा है कैपिटल, XYZ की कैपिटल थी, बिल्स पेबल, सन्डरे क्रेडिटर्स, एक बैंक लोन भी चल रहा था, इसके अलावा कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी थे, तो ये सारे मेंशन कर दिए। तो जो लाइबिलिटी साइड की वैल्यू है एक्सेप्ट कैपिटल, ना तो कैपिटल लिखनी है ना करंट अकाउंट का बैलेंस लिखने है, उसको ना लिखकर, ऐसे बिल्स पेबल थे, सन्डरे क्रेडिटर्स थे, ठीक है, और बैंक का कोई लोन था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे, उन सब की बुक वैल्यू याद रखना। जितनी भी बुक वैल्यू, सन्डरे क्रेडिटर्स की जो भी बुक वैल्यू बैलेंस शीट में है, बिल्स पेबल की है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की है, सिर्फ और सिर्फ बुक वैल्यू लिखनी है। पहले तो सबसे क्या करना है कि जितनी एसेट्स है और उनकी लाइबिलिटीज है, क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू लिखनी है और डेबिट साइड पर एसेट्स की बुक वैल्यू लिखनी है। अब यहां 3 चीजों का ध्यान रखना, ना तो मैं बैंक या कैश का बैलेंस लिखूंगा, ना मैं कैपिटल का बैलेंस लिखूंगा अगर मेंशन है, इन केस कोई करंट अकाउंट भी मेंशन है उसका भी बैलेंस यहां नहीं लिखा जाता है। अब सर बात करें 2-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक की। नॉर्मली आपने देखा है कि डेटर्स, जब भी हमारे को डेटर्स गिवन होते हैं तो डेटर्स के साथ एक टर्म लिखी होती है, सन्डे डेटर्स के साथ क्या, प्रोविजंस, प्रोविजन को हम माइनस करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जब आप सन्डे डेटर्स को डेबिट साइड पे लिख रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो प्रोविजन होगा ना वो आपको क्रेडिट साइड पर लिखना पड़ेगा रियलाइजेशन के। ऐसे मान लो 40,000 के डेटर्स है और 2,000 का प्रोविजन है, तो 40,000 डेटर्स की वैल्यू को तो आप पर्टिकुलर डेबिट साइड में लिखोगे और 2,000 के प्रोविजंस को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट में। दूसरा, जितने रिजर्व्स होते हैं, अभी तक हमने बैलेंस शीट में देखा था हमारे पास बहुत तरीके के रिजर्व्स होते हैं, ऐसे जनरल रिजर्व हो गया, जैसे मतलब रिजर्व नॉर्मल हो गया, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रिजर्व हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, बट अगर आपको IFR एक रिजर्व मिल जाए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सिर्फ यही एक ऐसा रिजर्व है जो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, बाकी सारे रिजर्व को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब बात करते हैं कि इन एसेट्स का हम करेंगे क्या सर, आपने एसेट्स तो निकाल ली, तो जितनी भी एसेट्स है इनकी जो बुक वैल्यू यहां लिखी जाती है। अब फॉर्म बंद हो रही है, बिजनेस तो हम करेंगे नहीं आगे, तो जितने में इनको सेल किया जाता है तो पहले हम लिखते हैं बाय बैंक एसेट्स रियलाइज्ड। जितने की एसेट्स सेल की, जैसे मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है 40,000 की थी, मैं लैंड एंड बिल्डिंग को सेल कर रहा हूँ 1 लाख रुपए की, तो जितने की सेल करो इतना पैसा मिल रहा है। वहां प्लांट एंड मशीनरी 80,000 का था, सेल कर रहे हैं हम 50,000 रुपए की, तो जो जो अमाउंट है ना सेल कर रहे हैं, जितनी भी एसेट सेल कर रहे हैं उन सब को ना मैं बाय बैंक लिखकर यहां लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर आपने एक चीज इग्नोर करनी है, कोई भी प्रॉफिट और लॉस को मेंशन नहीं करना। मान लो लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख की थी और आप बेच रहे हो 1,40,000 की, तो 40,000 बेनिफिट होगा, तो आपको ये नहीं करना क्योंकि अकाउंट अपने आप ही एडजस्ट कर लेगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं जो भी अमाउंट हमारे पास आएगा वो हमने यहां पर मेंशन कर देंगे। अब मान लो समटाइम्स कोई पार्टनर फर्म से कोई एसेट्स लेके जा रहा है,
मान लो स्टॉक लेके जा रहा है या फर्नीचर लेके जा रहा है, तो उस कंडीशन में ना हम क्या करते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, स्पेस थोड़ा सा कम है। अगर कोई पार्टनर फर्म की एसेट्स लेके जा रहा है तो यहां हम लिख देंगे, मैं यहां लिख देता हूं, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी एसेट्स लेके जा रहा है और उस एसेट्स को ट्रांसफर कर देंगे बाय बी कैपिटल अकाउंट या सी बाय कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख दो, बाय कंसर्न पार्टनर कैपिटल, या बी कैपिटल लिख दो या सी कैपिटल लिख दो, तो यहां पर कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि सर सबसे पहला काम क्या होता है। अब आपके पास जितनी एसेट्स थी उसका कैश आपके पास आ गया, अब आप पेमेंट करोगे, तो पेमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, टू बैंक लायबिलिटीज पेड। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का तो पेमेंट करोगे नहीं, आईएफआर का भी पेमेंट नहीं करोगे, तो बनाया था संडे क्रेडिटर्स है तो संडे क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया, बिल्स पेबल है बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया। ठीक है, समटाइम्स कभी कोई क्वेश्चन में अंदर लायबिलिटीज को साइलेंट बोला जाता है, कुछ लायबिलिटीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया जाता। तो अगर मान लो यहां पर कोई लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बाकी सबके एडजस्टमेंट में एंट्री गिवन है या कुछ ना कुछ मेंशन है उनके बारे में, लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में गिवन नहीं है, तो आपको पेमेंट तो करना पड़ेगा। और ये आइटम बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है, ये सपोज करो बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ एक नोट लिख लेना, इन केस ऑफ साइलेंट ऑफ एनी लायबिलिटीज पेबल बाय द फर्म, मतलब उस कंडीशन के अंदर आपको जो है ना पेमेंट जो है करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि हमारे कई बार जब हम फर्म को बंद करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेंसेस भी होते हैं, इन एक्सपेंस को बोला जाता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो यहां पर हम एक अलग से कॉलम बनाते हैं टू बैंक, और ब्रैकेट में तो रियलाइजेशन एक्सपेंस उनको यहां दिखाया जाता है। अब बिल्कुल लास्ट टाइम कि जब हमारा अकाउंट क्लोज होगा तो हम ये चेक करते हैं कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड के डेबिट साइड। इन केस मेरी क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो जो डिफरेंस होता है उसको मैं ट्रांसफर करता हूं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और अगर मेरी डेबिट साइड बड़ी होती है और क्रेडिट साइड छोटी होती है तो डिफरेंस को मैं ट्रांसफर करता हूं पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ये मेरा प्रॉफिट कंसीडर्ड होता है और ये मेरा लॉस कहा जाता है। तो ये था इंट्रोडक्शन रियलाइजेशन अकाउंट का, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं।